हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्रतिदिन की तरह हम आज भी आपको खासकर एग्रीकल्चर से संबंधित जो परीक्षा होती है पीएटी, उससे संबंधित जानकारी देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो यही समझ लें आप कि पीएटी परीक्षा क्या है और कैसे होती है और उसके क्या नियम हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं नीट है, जेई है, उसी प्रकार से पीएटी भी परीक्षा है। उसकी तैयारी उसी प्रकार से हमको करना पड़ता है। यदि तैयारी नहीं करते हैं तो कई बच्चों का जो है वो सिलेक्शन रुक जाता है जानकारी के अभाव में। तो इन्हीं बातों के साथ आप आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि जो पीएटी परीक्षा है, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम। इसके तहत कहना चाहिए, इसी डिपार्टमेंट के तहत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कार्यरत कार्यरत है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा एक और है विजय राजे राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। ये दो विश्वविद्यालय है। इसके अंतर्गत जो है वो अनेक अनेक कहें तो 12-13 जो है वो कॉलेजेस है, महाविद्यालय है, उनमें एडमिशन होता है इस पीएटी के माध्यम से। पीएटी के माध्यम से जो एडमिशन होता है वो बीएससी कृषि करेंगे, और बीएससी कृषि के बाद में क्या करेंगे, एमएससी कृषि, और फिर पीएचडी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पाठ्यक्रम जो चलते हैं वो 3-4 टाइप के पाठ्यक्रम है सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है। हार्टिकल्चर है तो सुन लीजिए इसे ध्यान से। बीएससी ऑनर्स कृषि है। इसके लिए जो प्राथमिकता दी जाती है वो सभी सब्जेक्ट को, खासकर साइंस को, बायो और मैथ साइंस को, और इसके बाद बाद नहीं मतलब इसी के साथ में एग्रीकल्चर। लेकिन कॉमर्स वाले और आर्ट वाले इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि 10+2 होना जरूरी है। 12वीं में जिस वर्ष रहेंगे उसी वर्ष यह परीक्षा होगी। तो और इसके लिए जो है, जैसे हमने बताया कि जेएनकेवीवी जबलपुर के जो अंतर्गत जो कॉलेजेस है, तो इसके नाम बता दें तो जबलपुर है, रीवा है, टीकमगढ़, गंज बसोदा यानी विदिशा, फिर वारासिवनी बालाघाट में है, पवारखेड़ा होशंगाबाद में है, और खुरई जो है वो सागर में है, और पन्ना में नया कॉलेज खुला है इसी साल से। तो इन कॉलेजों में एडमिशन होता है बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए। और भी है जो दूसरा जो कृषि विश्वविद्यालय है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, उसके तहत जो कॉलेजेस आते हैं वो है आपका ग्वालियर, इंदौर, सीहोर और खंडवा। फिर जो है बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी के अंतर्गत जो है वो जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत रेहली सागर में है, छिंदवाड़ा है। फिर राजमाता विजय राजे सिंधिया के अंतर्गत जो है वो मंदसौर है। ये मंदसौर जो था मध्य प्रदेश का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय था, जो पहले जेएनकेवी के अंतर्गत था, लेकिन ये अब 2008 में राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ओपन होने के बाद में जो है अब इस प्रकार से बंटवारा हो गया है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसके अंतर्गत ये कॉलेजेस है जिसके हमने नाम बताए। फिर है कि ये जो बीएससी वानिकी है, बीएससी वानिकी केवल जबलपुर में स्थित है, और इसके लिए विज्ञान समूह अर्थात जीव विज्ञान, रसायन और कृषि वालों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? फिर है बीटेक वालों को, इसमें भौतिक, रसायन या एवं गणित, अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण करने वालों के लिए ही है ये। और जो 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर लिया है उनके लिए ये बीटेक का कोर्स नहीं कराती है। तो आप देखिए कि कृषि समूह के बच्चे जो है कहाँ कहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं,
एक तो बीएससी कृषि ले सकते हैं, बीएससी वानिकी ले सकते हैं। कौन कौन से? बीएससी कृषि, बीएससी उद्यानिकी, और बीएससी वानिकी। तो इतने में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है पीएटी एग्जाम यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पास ही करना है। और हमने इसको आपको योग्यता बताया कि 10वीं पास होना जरूरी है, या जिस वर्ष आप 10वीं में रहेंगे, सॉरी, इसके लिए 12वीं होना पास जरूरी है। और जिस वर्ष 10+2 यानी 12वीं में रहेंगे, उसी साल आप इस परीक्षा में एपियर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी बातें समझ में आई होगी। अब हम आगे बातें करें। योग्यता की बात हो गई और कौन कौन से कोर्सेस जो है वो चलाए जाते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। फिर हम आगे चलें कि इसमें जो सीट है, सीट जो है वो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन का जो आरक्षण है, उसी नियम के तहत कुछ आरक्षण जो है वो दिए जाते हैं कुछ सीटों के लिए। तो इसमें सभी प्रकार के आरक्षण शामिल है। एससी एसटी ओबीसी और जो है ईडब्ल्यूएस, इनको भी है, स्वतंत्रता सेनानी को है, महिलाओं को है। तो इस प्रकार से आरक्षण की भी व्यवस्था है। उसी अनुसार सीट का जो है वो निर्धारण होता है। दिव्यांगों को है, तो ये आरक्षण नियम आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मेन उद्देश्य हमारा ये है कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, कहाँ हम चूक जाते हैं तैयारी करने में और तैयारी नहीं कर पाते। कई बच्चे सोचते हैं, कई पेरेंट्स सोचते हैं कि 12वीं पास करने के बाद में देखेंगे। तो 12वीं पास करते करते जो है समय ही निकल जाता है 11वीं और 12वीं में। तो इसलिए चाहें कि आप जो है वो 11वीं 12वीं रहते ही तैयारी कर सकते हैं, और जिस वर्ष 12वीं में रहेंगे उसी साल एपीआर होकर के उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। और इसमें अच्छा एक सुनहरा अवसर है फ्यूचर के लिए। तो मैं उसका भी स्कोप बताऊंगा कि क्या क्या स्कोप है। तो जैसे फिर मान लो आपका फ्रेश में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पेमेंट शीट भी है। और पेमेंट शीट भी निर्धारित है, कुछ फीस ज्यादा है। उस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें भी सीट जो है वो कुछ अलग दी गई है। फिर है बीएससी। आप जब इसमें एडमिशन लेना है तो ये सीट कुछ अनारक्षित है, आरक्षित है, ये सब इस प्रकार से पेमेंट सीट का भी बंटवारा हुआ है। इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो सीट है, ये इस प्रकार से अलग अलग दी हुई है। अब इसको बताएंगे पूरा एक साथ तो काफी समय लग सकता है आपको, इसलिए आप इसे देख लीजिएगा आराम से। और हम आगे चलते हैं। आगे हम देखें तो जैसा कि आरक्षण का जो है और भी है कि जो कुछ सीट रिजर्व है एनआरआई के लिए, एनआरआई के लिए भी रिजर्व है। ठीक है, तो ये भी सीट है कुछ। और फिर और आगे चलिए, 2025 का है विज्ञापन। और इस प्रकार से सीट का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसे देखिएगा, कहाँ कहाँ किस किस जगह कहना चाहिए, कौन कौन सी कॉलेज इसमें कितनी कितनी सीट है, उसका पूरा विवरण है इस टेबल में। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कि जेएनकेयू के अंतर्गत कितनी सीट निर्धारित है। और ग्वालियर के अंतर्गत कितनी सीट निर्धारित है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। फिर है उद्यानिकी सीट, ये सब सीट का विवरण है। तो इसको आप जूम करके देख सकते हैं, वीडियो रोक करके देख सकते हैं। और फिर आपको जैसे मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो कुछ आरक्षण उसमें भी मिल जाता है कि मध्य प्रदेश के लिए इतनी सीट निर्धारित है, इतनी सीट एनआरआई के लिए है। और फिर जो है मेरिट बनती है। और मेरिट जो बनती है, तो वो बनती है आपकी सभी सब्जेक्टों के एक साथ मिला करके। अब आप देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। तो बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी और वानिकी के लिए
जो है कृषि, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक और गणित। ये एक जो है साइंस ग्रुप है। तो साइंस में हम ये कहें कि बायो साइंस और दूसरा मैथ साइंस, ये दोनों इसके लिए जो है वो इलिजिबल होते हैं, बायो साइंस और मैथ साइंस। फिर देखिए आप, दूसरा जो ग्रुप है हमारा, खासकर एग्रीकल्चर का, जिसको हम कृषि के लिए उपयोगी अ, विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व यानी इसको AG1 के नाम से जानते हैं। फॉर्म भरते समय भी ध्यान रखिएगा, जो एग्रीकल्चर संकाय से हैं वे बच्चे AG1, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन AG2, और पशुपालन जो है वो AG3। एक और ग्रुप होता है जिसको कहते हैं जीव विज्ञान, के साथ में रसायन रहेगा और कृषि भी। तो कई बच्चे इस ग्रुप से लेकर के भी तैयारी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक, और केवल बीटेक जो है बीटेक कोर्सेस में एग्रीकल्चर वालों को और बायो वालों को एडमिशन नहीं मिलता है, केवल क्या मिलेगा, गणित, भौतिक और रसायन वालों को ही एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस हमने बता दिया, उसके लिए क्या इलिजिबिलिटी है, कौन कौन से हमको कोर्स 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे तब हमको ये मिल सकता है एडमिशन उन सब्जेक्ट में। फिर आगे आप देखें शुल्क का विवरण, तो शुल्क बहुत ज्यादा नहीं है। अलग अलग कोर्सेज के लिए जो है वो अलग अलग है शुल्क, जैसे कृषि उद्यानिकी, कृषि वानिकी उद्यानिकी साथ में है, फिर कृषि अभियांत्रिकी, तो इसके लिए अलग अलग जो है फीस निर्धारित है। तो इसको आप देख लीजिएगा। फीस वैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस में लगती है उससे बहुत कम सेमेस्टर वाइज इसमें फीस लगती है। आप आगे देखिए इसमें जो टोटल फीस का विवरण, तो टोटल फीस में देखा जाए तो जो खासकर जो कॉलेज की जो फीस लगती है वो निर्धारित है। इससे ज्यादा कहीं से कहीं तक की कोई फीस आपको जमा नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। आप आगे देखें आप कि अ, फिर जो है हमने आपको बताया था कि ये पीएटी के ही आधार पर होता है। दो विश्वविद्यालय तो ये हो गई। तीसरी एक विश्वविद्यालय है जिसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट में स्थित है। इसमें भी जो है वो पीएटी के नंबर के ही अनुसार जो है होता है सिलेक्शन। हाँ, एक बात और बता दें कि ये 4 वर्षीय कार्यक्रम है, 4 ईयरली है। यानी 4 वर्ष में ही पूरी डिग्री होती है। जैसे जो जनरल डिग्री है, BSc या BA या बीकॉम जो है वो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। लेकिन ये खासकर जो है वो 4 वर्ष की पाठ्यक्रम है एग्रीकल्चर का। चाहे आप जहां से करेंगे पूरी इंडिया में, तो ये 4 ईयरली पाठ्यक्रम ही है, सिलेबस है 4 वर्ष का, और 4 वर्ष में आपको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर हम आगे और देखें कि इसके लिए जो है कैसी एग्जाम होती है। तो एग्जाम होती है ऑनलाइन। कैसी एग्जाम होती है? ऑनलाइन एग्जाम होती है। और ऑनलाइन एग्जाम में आप इसके लिए कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भरेंगे। लगभग फरवरी मार्च के आसपास जो है ये फार्म निकलते हैं। उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे आपको, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर हम डालते रहते हैं, वीडियो उसका भी बनाएंगे। ये 2025 के तहत किस प्रकार की जानकारी मांगा गया था छात्रों से फॉर्म भरने के लिए, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि कई बच्चों का ये था कि सर इसमें कैसा क्या होता है ना। तो ऑनलाइन परीक्षा होती, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको कियोस्क के माध्यम से। जो निर्धारित 500-600 जो भी फीस है वो फीस आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में टाइम टेबल तो उसी के साथ रहता है कि कब एग्जाम होने वाली है, किसी कारण बढ़ गई तो उसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी। फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद में आप परीक्षा की तैयारी करें, और परीक्षा की तैयारी करेंगे तो निश्चय ही आप लोगों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, दोनों या तीनों में से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए।
अब खासकर हम बात करें एग्रीकल्चर में, जो सब्जेक्ट है AG1 है और AG2+3 है, जिसमें AG1 में एलिमेंट ऑफ साइंस आता है, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। और AG2 और 3 में, 2 में जो है फसल उत्पादन आता है और 3 में पशुपालन। तो AG1 जो है ये 100 मार्क्स का होता है, और AG2 जो और 3 मिला करके दोनों जो है वो ये 100 मार्क्स का होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब AG1 में जो है वो क्या क्या रहता है सब्जेक्ट, उसके बारे में बताएं। एक तो फिजिक्स रहता है, उसमें केमिस्ट्री रहता है और एग्रीकल्चर। तो ये एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर वालों के लिए हो गया। अब यदि देखें जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के हैं, है ना, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के हैं, तो उनके लिए हम आगे बता रहे हैं आपको। तो ये 200 नंबर का कुल क्वेश्चन होता है। कितने का होता है? 200 नंबर का। तो ये साइंस ग्रुप के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर के साथ में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर जिसने लिया है, एग्रीकल्चर अलग ही सब्जेक्ट है, इससे हट करके AG1, AG2, AG3 से हट करके है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मेन पढ़ेंगे, जो नीट वाले पढ़ते हैं, जेई वाले पढ़ते हैं, वही फिजिक्स केमिस्ट्री रहती है। उसमें 50 नंबर की फिजिक्स, 50 की केमिस्ट्री, और एग्रीकल्चर 100 नंबर का। और दूसरा जो है, जो इस ग्रुप के अंतर्गत, बायोलॉजी ग्रुप के अंतर्गत यदि किसी ने लिया है, तो उसमें बायो 50 नंबर की, केमिस्ट्री 50 की, और एग्रीकल्चर 100 नंबर की रहते हैं। ऐसे मिला के तो कितने नंबर हो गए आपके? 200 नंबर के। और 3 घंटे का जो है वो पेपर होता है। फिर आगे देखें, हम आगे चले तो अब AG1, AG2 की बात आती है। तो AG1, AG2 में जो है हमने बताया कि 100 जो है नंबर, किस में 100 हो गया आपका AG1 में, और 50-50 जो है 50+50 यानी ये 100 हो गया AG2 और AG3 में। परीक्षा शहर जो है वो व्यापम अपने अनुसार निर्धारित करता है सीट के आधार पर कि कहाँ कहाँ। तो ये जैसे पिछले बार जो परीक्षा शहर जो दिया गया था, उसका हम बता रहे हैं कि भोपाल था, इंदौर, जबलपुर, सीधी, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम, नीमच, रीवा भी था सेंटर ऑनलाइन का। तो आप चाहे तो रीवा भी ले सकते हैं, चाहे मतलब जहाँ सुविधा हो वहाँ आप लोग जो है परीक्षा शहर का चयन कर सकते हैं। वो आप लोगों के ऊपर है। अब बात करें हम, जो खासकर जो एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं, एग्रीकल्चर संकाय के, उनके लिए सिलेबस क्या है? क्योंकि सिलेबस की भी बात आती है कि, तो सिलेबस से ज्यादा डरना नहीं है, आप लोगों को इससे लड़ना है, संघर्ष करना है। तो AG1, AG1 जो सब्जेक्ट है, इसमें एग्रीकल्चर फिजिक्स जो कोर्स दिया हुआ है, एग्रीकल्चर फिजिक्स मतलब बच्चों, जैसा कि हम बता रहे थे कि कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, जो एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स वाला जो सब्जेक्ट है, जिसको हमने AG1 बताया था। क्या बताया था? AG1। उसमें जो हम पढ़ते हैं 11वीं 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, वही जो है सिलेबस यहाँ पर निर्धारित किया गया है। जैसे हम एक दो टॉपिक बताए, पूरे टॉपिक तो नहीं बता पाएंगे, आप इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, फ्लोटिंग है, तैरने के सिद्धांत है, डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी है, यानी घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर, जो घनत्व ज्ञात करने के लिए, जो हम आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए जो उपयोग करते हैं, है ना, जो इस यंत्र का लेक्टोमीटर है, विटारोमीटर है। तो इस टाइप से हम जो है फिजिक्स का चैप्टर जो पढ़ते हैं 11वीं में, वही 8 मास्फेरिक प्रेशर ये भी पढ़ते हैं आप, 14 बायरोमीटर, ये सब सारे पढ़ते हैं। पंप है, फ्रिक्शन है, मशीन है, इसके बारे में पढ़ते हैं 11वीं के चैप्टर में।
लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 11वीं और 12वीं के स्टैंडर्ड से ऊपर उठ करके होता है, क्योंकि ये पूरे प्रदेश लेवल की एग्जाम है। तो इसमें अंतर तो होता ही है। जब तक आप उस लेवल की तैयारी नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन होना मुश्किल होता है, क्योंकि कई लाखों बच्चे बैठते हैं। फिर ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी है, इसके बारे में जी और जी में अंतर, यानी त्वरण और गुरुत्व त्वरण में अंतर, इस टाइप से क्वेश्चन है, आते हैं इसके। तो कई सवाल आते हैं कि आपको थ्योरी और इसमें बहुत अंतर है, इसको बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। हीट है, आपका ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, किस प्रकार से जो स्थानांतरित होती है ऊर्जा और हीट का। लाइट है, ये 12th के चैप्टर में है। ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन आई है, ये सब 12th वाले हैं। ठीक है। मैग्नेटिज्म है, चैप्टर वही है जो 11th में है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड में अंतर है। स्टैंडर्ड में कैसे कि 11वीं 12वीं में जो एक ही क्वेश्चन आता है एक चैप्टर से, एक थ्योरी पूछ लेता है, 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर का या 1 नंबर का, वो भी निर्धारित है पाठ्यक्रम के, उससे वही वही क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं। लेकिन यहाँ रिपीट कोई नहीं होता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप का रिपीट कुछ नहीं होगा, आएगा उसी से, जहां आप पढ़ोगे, लेकिन स्टैंडर्ड में अंतर हो जाता है। ठीक है। तो ये हमने आपको मिसाल के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया। और जैसे अभी केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का भी वो 11वीं 12वीं का चैप्टर है, यानी जो अपनी एग्रीकल्चर में जो केमिस्ट्री उसकी बात करें तो वो 11वीं 12वीं का ही है। मैथमेटिक्स में भी जो हम पढ़ते हैं वही है। और कुछ एक दो चैप्टर वह थोड़े से अलग है। और इसके बाद में चलें आगे, तो मैथमेटिक्स में ही थोड़ा सा है, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। फिर एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी में वही है जो हम 11th 12th में पढ़ते हैं, लेकिन इसके हम बार बार बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड में अंतर, काय में अंतर है, स्टैंडर्ड में अंतर है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि एनिमल किंगडम जो है, एनिमल किंगडम के बारे में कुछ नहीं पूछता। 1 नंबर का पूछता है कि कौन सा कीट है, कितने पैर होते हैं, या वो कैसे जीवन चक्र होता है, कितने दिन का, बस। लेकिन वही चीज पीएटी में आती है तो बहुत हट करके आती है, कि जैसे श्वसन छिद्र कितने होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कितने जोड़ी होते हैं, और कैसे वो श्वास लेता है, किसके द्वारा वो लेता है। उसी प्रकार से हम देखें किसमें, फसल उत्पादन के चैप्टर में। तो जो फसल उत्पादन है, क्रॉप प्रोडक्शन, तो अब जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज है, किसमें, पहला चैप्टर है आपका 11th में। तो ये आ जाता है सॉइल साइंस, सॉइल के बारे में, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में, इस पर हमने बहुत सारी बातें की है। टीलेज है, भूपरिष्करण है, मेनूर फर्टिलाइजर है। आप इसको सिलेबस को देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये तो चुटकी बजाते हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो बहुत टिपिकल हो जाता है, इसलिए इनको बहुत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। और 11वीं 12वीं का ही सिलेबस है, इसको हम यदि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, तो मेरा जहां तक मानना है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जो आपसे न बने। ठीक है। अब हम आगे और देखें इसमें कि फसल उत्पादन में तो हमने बताया कि 11वीं 12वीं का सिलेबस है, चैप्टर है। फिर पशुपालन में भी उसी टाइप का है, लेकिन ये सब गहराई वाली बात है। ठीक है। बहुत डीप पढ़ लेंगे। ये तो आपको याद ही रखना है कि 11वीं 12वीं में जो जो बातें दिया है तो आपसे बन ही जाएगी। लेकिन उससे और डीप में यदि पूछा जाए तो वो भी बनना बहुत जरूरी है। और पोल्ट्री के बारे में पूरा, एनिमल के बारे में पूरा जो दिया हुआ है सिलेबस में, उसकी पूरी तैयारी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यदि आप कंटिन्यू सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप यदि तैयारी करते हैं, तो मेरा जहां तक मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए कठिन नहीं रह जाएगा, और कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। तो ये जानकारी आप लोगों ने सुना कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो पढ़ाई से होगा, कुल मिलाकर के उसकी प्रोसेस क्या है वो हमने बता दिया।
सीट कहाँ कहाँ है, सेंटर कहाँ कहाँ रहता है, और कितने कितने नंबर का क्या क्या सब्जेक्ट से आता है। तो हम पुनः एक बार रिपीट कर दें कि किस किस सब्जेक्ट से हम एग्रीकल्चर की खासकर बात करें, तो एग्रीकल्चर में जो है 100 नंबर का जो है कैसे AG1 से आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, यह मान के चलते हैं कि ये 25-25 नंबर का आता है। कभी कभी क्या होता है, ये कम ज्यादा भी कर देते हैं, है ना, कम भी हो सकता है और कुछ कुछ में ज्यादा हो सकता है, लेकिन रहेगा ये 100 क्वेश्चन लगभग। कितने क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होता है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें किसकी, क्रॉप प्रोडक्शन की, तो क्रॉप प्रोडक्शन में जो है वो 50 नंबर का होता है, यानी 50 क्वेश्चन होते हैं। और फिर बात करें एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री में 50 का होता है। तो मेन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा, ये क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री है। इस इससे एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। यदि गलत हो गए तो फिर जो है वो सिलेक्शन की थोड़ी सी स्थिति खराब हो जाती है। तो इसलिए आप लोग जो 11वीं 12वीं का सिलेबस पढ़ते हैं, जैसे नीट वाले, जेई वाले ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब ये नहीं है कि जो बुक में लिखा है वो ही आएगा। बेस्ड का मतलब है उससे रिलेटेड चीजें होती है, और फिर क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करें और सक्सेस हो, यही हमारी आशा है, विश्वास है कि आप लोग तैयारी अच्छे से करेंगे और सिलेक्शन अवश्य होगा। तो आज का विषय, आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई होगी। आपको यदि समझ में आई होगी तो आप कमेंट्स करें और शेयर करें। और यदि आप नए हैं जो सुन रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो इसे अन्य लोगों तक जानकारी देने में अहम भूमिका निभाएं, ताकि पूरे मध्य प्रदेश भर के बच्चे जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।